कुछ देर बाद वो कानिता के साथ ही कमरे से बाहर निकल आई। कानिता ने एक हाथ से जैन को थाम रखा था और दूसरे हाथ से उसकी कोहनी पकड़ रखी थी। जीनों पर आकर उसने फीका सा मुस्कुराकर उनसे अपना बाजू छुड़वाया तो उन्होंने उसे हल्का सा थपका और जैन को लिए नीचे उतर गई। उसने भी थके से कदम जीनों पर रखे। सुनहरा सा लचकदार फ्रॉक अब फिर से जीनों को छूता उसके साथ नीचे उतर रहा था। स्याह बालों को फ्रेंच में गूंदने के बाद अब उसका महज ढीला धुला धुलाया सा चेहरा दमक रहा था। वली ने गर्दन घुमाकर उसे जीनों से उतरते देखा और फिर उतनी ही तेजी से चेहरा वापस फेर लिया। लाउंज में बहुत से मेहमानों का रश हो रहा था। कुछ गाड़ियों में बैठ चुके थे और कुछ अभी रहते थे। बीजान अब तक अर्जुमन के साथ खड़ी बातें कर रही थी। उसे उतरता देखा तो पास चली आई। ये क्या हुआ, बाल क्यों बांध लिए? अभी तक तो खुले रखने का इरादा था तुम्हारा। उसने बमुश्किल मुस्कुरा कर उन्हें देखा और एक नज़र मुड़कर स्याह कमीज शलवार में मौजूद वली को, जो कांता के साथ खड़ा जैन की किसी बात पर मुब्बम सा मुस्कुरा रहा था। किसी ने कहा बीजान कि मुझे अपने बाल बांध लेने चाहिए तो मैंने बांध लिए। उनकी जानिब चेहरा फेर कर कहा तो बीजान ने नासमझी से उसे देखा और फिर उसके चेहरे पर हाथ फेरा। तुम बाल बांधो या खोलो हर तरह प्यारी लगती हो। अच्छा अब चलो निकलना है, बस मेहमान सारे बैठ चुके हैं अब गाड़ियों में और वक्त भी निकला जा रहा है। मैं ज़रा फरीद को आवाज़ दे दूँ कि गाड़ी निकाले। उसी वक्त वली उनके पास चला आया। एक नज़र उस पर डाले बगैर बीजान की जानिब मुतवज्जो हुआ। अमल ने होंठ आपस में मिस किए और पलकें तेजी से झपकाईं। उसकी मौजूदगी उसे नर्वस कर रही थी। मैं लेकर जाऊंगा आप लोगों को बीजान, फरीद को रहने दे, वो मजीद मेहमानों को ले जाएगा। और तुम नहीं चलोगे हमारे साथ? बीजान ने अब्रू इकट्ठे करके यकदम पूछा तो वली हल्का सा मुस्कुराया। उसने भी एक नज़र उठाकर उसे देखा। नहीं बीजान, मैं वापस आ जाऊंगा, फिर जब आप लोग फारिग हो जाएंगे मुझे कॉल करके बता दीजिएगा, मैं लेने आ जाऊंगा। फरीद के साथ मत आइएगा, ठीक है? उसने नरमी से उन्हें समझाया। उसकी नर्म सी संजीदगी को बीजान ने समझ लिया, इसलिए गहरा सांस लेकर सर हिलाया। खाना खाया तुमने? बीजान के पूछने पर उसने नफ़ी में सर हिलाया। भूख भी नहीं है बिल्कुल अभी बीजान, चलें अब देर हो रही है। किसी बात का मौका दिए बगैर उसने कदम बाहर की जानिब बढ़ाए और फिर मेहमानों के दरमियान से रास्ता बनाता दाखिली दरवाजे से गुजर गया। उसने भी हाथ में पकड़ी सफेद बेदाग सी चादर ओढ़ी और फिर बीजान और कांता समेत बाहर निकल आए। नाजिया और अर्जुमंद उस वक्त गाड़ी में बैठकर उसके सामने से गुजर गए। उसने आसपास नफीस को तलाशा मगर उसे फिर कहीं नजर नहीं आया। शायद वो वापस हवेली चला गया था। जमान हसन साहब के साथ ही निकल गए थे, इसीलिए बीजान वली के साथ वाली सीट पर बैठ गई और कांता जैन और अमल पी कुछ फासले पर हवेली वाक़या थी। उसने रश के बाइस कार बाहर ही रोक ली। फिर जब बहुत सारी गाड़ियां पोर्च में दाखिल हो गई तो उसने भी कार आगे बढ़ा दी। बीजान फौरन उतर गई। कानिता और जैन भी उन्हीं के साथ उतर आए मगर अमल, वो जैसे ही बाहर निकलने लगी वली की आवाज़ ने उसे रोका। ख्याल रखिएगा अपना, कोई भी मसला हो मुझे फ़ौरन इत्तला करें, ठीक है? और अमल बीवी, एक बात हमेशा याद रखिएगा, हर किसी से बात नहीं की जाती, हर कोई बातों को समझने वाला नहीं होता, कुछ लातों के भूत होते हैं। गर्म हाथ खाए बगैर दिमाग में बात नहीं घुसती उनके। अगर आइंदा कभी भी कोई इंसान आपको परेशान करे या फिर आपको कोई काम हो, कोई सा भी, कानूनी या गैर कानूनी, आप मेरे पास आएंगी, मुझे कहेंगी सब कुछ, चाहे फिर अल्लाह सुबह हो या रात का आखिरी पैर, मेरे या फिर सरदार बाबा के अलावा कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं आपको, ठीक है? और एक और बात, वो जो धीमी सी सर्द आवाज़ में सामने लगे शीशे के पार देखता कह रहा था, रुक गया। वो तो सांस रोके बैठे उसे सुन रही थी। कोई और वक्त होता तो वो इन सब बातों पर हंस देती या फिर उसकी इतनी परवाह करने पर दिल फड़फड़ा जाता, मगर अभी अभी उसके साथ बैठने से दम निकल रहा था। ये बाल, इन्हें ऐसे ही बांध कर निकला करें घर से। उसने बमुश्किल आंखें झपका कर आंसू पीछे धकेले और फिर गाड़ी से निकल आई। वो वहीं जा खड़ी हुई थी जहाँ से चली थी। जितनी मुश्किलों से उसने अपने और वली के दरमियान खड़ी बर्फ सी दीवारों को गिराया, वो उतनी तेजी से दोनों के दरमियान फिर से आन खड़ी हुई थी। उसकी बेपनाह झिझक फिर से अवध आई और अब उसके सामने बात करना भी उसके लिए फिर से मुहाल होने लगा था। वली ने उसे पोर्च से अंदर जाते तक देखा और फिर गाड़ी वहाँ से निकाल आया। रास्ते अब तक वैसे ही सुनसान पड़े थे। वापसी पर अपनी कार पोर्च में खड़ी करने के बाद वो सब्जाजार पर बने दरमियानी दरवाजे से हसन अहमद की हवेली के अंदर बढ़ा। उसका चेहरा बेहद स्पार्ट था, निस्वारी आंखें गुस्से से दहक रही थी। गर्दन के गिर्द लिपटी शॉल को उसने हाथ से खींचकर उतारा और फिर लाउंज में आकर एक सोफे पर शॉल डाल दी। सारी हवेली सुनसान पड़ी थी, यख बर्फ सी। उसने हिफ्स किए हुए नक्शे के तहत जीने तेजी से फलांगते
और किसी भी दिक्कत के बगैर नफीस के कमरे का दरवाज़ा धाड़ से खोला। वो जो बेड पर बैठा अपने घुटने पर आए जख्म को पट्टी से लपेट रहा था। बेयकीनी से सर उठाकर दरवाजे की जानिब देखा। सब घर वाले तो जा चुके थे, फिर अब और वली को दरवाजे में इस्तादा देख उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। जब वो दोबारा अपनी तरफ के सब्जाजार की तरफ बढ़ा तो भूरी शॉल उसके एक हाथ में थी और दोनों हाथों की ऊपरी जिल्द फटी हुई थी। फटी जिल्द से निकला खून वहीं जम गया था, मगर वहाँ दर्द किसे होना था। कमरे में आकर उसने शॉल एक जानिब डाली और फिर वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। अपने कमरे में मौजूद नफीस ज़मीन पर कराहता हुआ लौट रहा था। उसके चेहरे पर जा बजा ताज़ा जख्मों के निशान थे और पसलियों पर पड़े ज़ोरदार मुक्के से उसकी पसलियाँ लगता था अब दर्द से टूट जाएंगी। गर्म पानी का शावर लेकर उसकी तबीयत से फ्रस्ट्रेशन काफ़ी हद तक छट गई। नम बालों को उसने सर हिलाकर झटका और फिर धुले बालों को तौलिए से रगड़ता शीशे के सामने आ खड़ा हुआ। उसी पहर उसका फ़ोन बजा। नंबर देख उसके चेहरे के तासुरात बदल गए। शख्स से चेहरे पर यकदम नरमी उभरी थी। फ़ोन कान से लगाकर उसने आगे वाले की बात सुनी तो एक पल के लिए सारा वजूद सुन पड़ गया। करम क्या हुआ करम को? उसकी खौफजदा सी आवाज़ निकली और फिर लम्हों में उसके जहन पर झमाका हुआ। आसपास स्याह तारीक सुरंग फैल गई। सब कुछ धुंधला गया और अगर कुछ बाकी रह गया था तो वो करम की आवाज़। मेरी आपा को उन्होंने मारकर एक सुरंग में डाल दिया था। बेतहाशा तेज़ होते तनफ्फुस की परवाह किए बगैर उसने ड्रेसिंग टेबल से चाबियां झपटी और बाहर की जानिब भागा। उसका दिल खौफ से सिकुड़ रहा था। तेज़ी से ड्राइव करता वो उसी तारीक सुरंग की जानिब बढ़ रहा था जिसमें कभी उसे मार कर डाल दिया गया था। नहीं अल्लाह, अब नहीं। उसके लब मुसलसल बुड़बुड़ा रहे थे, ऊपर वाले से इल्तजा करते हुए कि अब और नहीं, अब मैं और किसी का कत्ल देखने की हिम्मत नहीं रखता। नहीं, अब और जुल्म नहीं। मगर एक अनजाना सा खौफ जिससे उसका जिस्म सुन पड़ता जा रहा था, दिल बंद हो रहा था और होंठ बेतहाशा लरस रहे थे। उसकी गाड़ी एक झटके से सुरंग के पास रुकी और वो उससे भी ज़्यादा तेज़ी से निकला। कार से निकलकर अंदर सुरंग की जानिब भागा। सुरंग तारीक थी, बेतहाशा तारीक, स्याह, ऑरेंज, मगर किसी की हिचकियों की आवाज़ से उसका दिल पल भर को सिकुड़ कर फैला था। हाँ, वो करम ही था। खून में लथपथ, हाथों से गहरे जख्म को दबाकर खून रोकने की नाकाम कोशिश करता करम। वो भागकर उसके पास पहुंचा। करम पूरी तरह कांप रहा था। खून बहुत ज़्यादा बह जाने की वजह से उसकी जान अब ख़त्म होने को थी। ये कैसे हुआ करम? चलो तुम्हें अस्पताल लेकर चलूँ। उसे आगे बढ़कर वो उठाने लगा, मगर उसने उसे रोक दिया। नहीं वली सरकार, मेरा टाइम आ गया, अब कुछ नहीं। फूलती सांसों के दरमियान उसने इतना कहा। वली ने उसके जख्म को अपने हाथ से दबाया हुआ था जिसकी वजह से उसके अपने हाथ भी खून से भर गए थे। अपनी आपा का बदला लेने की कोशिश की, मगर मैं नहीं ले सका। वो शायद रो रहा था। वली की आंखें तकलीफ से जलने लगी। घुटनों के बल बैठा वो तकरीबन उस पर झुका हुआ था और उसकी बात सुनने की कोशिश कर रहा था। सरकार, मेरा बदला उन ज़रूर लीजिएगा। और बस उसका कांपता वजूद यकदम से रुक गया। वली की आंखें साकित हो गई थी। उसने उसे खौफजदा होकर हिलाया। करम, करम उठो करम, बात करो मुझसे करम। वो आखिर में चीखा। आंसू बेतहाशा उसके गालों पर लुढ़क रहे थे और दिल इतना जख्मी हो गया था कि हद नहीं। आसमान से यकदम एक बूंद गिरी और फिर तड़ातड़ बौछार शुरू हो गई। सारा गांव सर्दी की बेतहाशा यक बौछार में नहा गया। करम उठो, उठो करम, मेरी बात सुनो करम। खून में लथपथ हाथों से उसने उसका चेहरा थपथपाया। मगर करम अगर उठ सकता तो फिर आखिर गमी किस बात का था। वो बेसाख्ता उसके साथ बैठ गया। उसका हाथ अपने हाथों में लेकर उसने पेशानी पर उसका हाथ रखा और फिर बच्चों की तरह फूट फूट कर रो दिया। उसके अंदर तकलीफ का एक समंदर था जो बेकाबू होने लगा। मैं मर जाऊंगा ना सरकार जब, तो ऊपर वाले से ज़रूर पूछूंगा कि वो इतने जुल्म पर खामोश क्यों रहा। मैं पूछूंगा उससे, मुझे बड़े शिकवे हैं उससे। स्याह सुरंग में उसकी आवाज़ गूंजने लगी। वली अब तक उसके पास बैठा रो रहा था। उसने देर कर दी थी। अगर वो वक्त पर पहुंच जाता तो उसे बचा लेता। एक पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी तबाह हो गई। अभी तो उसकी आपा ने अपने फूलों सा घर बसाया था। अभी तो करम अभी तो करम को अपने वालिदैन का सहारा बनना था। अभी तो उस बूढ़े बाप की उम्र भर की कमाई उसे लौटानी थी। मगर ख़त्म। एक झटके में हाशिम ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। तारीख सुरंग में अब सिर्फ वली की सिसकियां सुनाई दे रही थी। उसके आंसू करम के चेहरे पर लुढ़क रहे थे। मगर अब कुछ नहीं हो सकता था।
उस जुल्म पर तो आसमान भी रो रहा था और ज़मीन के मुर्दों की दुहाई दूर तक सुनाई देती थी। मगर हाँ, जिसने जुल्म किया था वो हाशिम ने जूस का गिलास हसन शाह के गिलास से टकराया और फिर इत्मीनान से गिलास अमल सारा वक्त कांता के साथ थी। ना उसने आगे बढ़कर दुल्हनों की रस्म की और ना ही किसी और काम में दिलचस्पी ली। वो एक जानिब खामोशी से कांता के साथ बैठी रही। कांता ने उसका दमकता चेहरा देखा और फिर सोफे पर ज़रा आगे होकर बैठी। फिर उसकी गोद में रखे हाथों में से एक हाथ पकड़कर अपने नर्म हाथों में कैद किया तो अमल चौंकी। जो हो गया उसे भूल जाओ, कांता ने बहुत नरमी से कहा था। उसका गला दुखने लगा। आंसू बहुत देर से रोक रखे थे जिसकी वजह से दर्द अब अंदर ही अंदर घुल रहा था। उसकी आंखें गुलाबी पड़ने लगी। मैं ठीक हूँ, उसने कमज़ोर सी आवाज़ में कहा। ज़रूर, मगर कानिता के हाथ से अपना हाथ नहीं निकाला। उसके लम्ब से पता नहीं क्यों उसे वली के एहसास की खुशबू आया करती थी। शायद हम जिस इंसान के करीब होते हैं उसकी खुशबू, उसके लम्स का एहसास, उसका अंदाज़, सब कुछ हमारे अंदर गैर महसूस तरीके से उतरता जाता है। कानिता को भी अंदाज़ा नहीं था कि अमल को उसे देखकर वली की मौजूदगी का एहसास होता था। वो बिना किसी ताल्लुक़ के उससे 2 ही मुलाकातों में करीब हो गई थी। लेकिन मुझे तो ठीक नहीं लग रही, उन्होंने नरमी से कहकर उसके जवाब में नफीस में मुस्कुराकर उसे देखा तो उसकी आंखें चमकने लगी। वही वली वाला अंदाज़, आहिस्ता से उसकी आंखें पढ़कर उसके जुमलों का इनकार करने वाला अंदाज़। मैं डर गई थी। उसने झुका चेहरा उठाकर कांता को बराह रास्त देखने से परहेज़ किया। लाउंज के उस तरफ सोफ़ों पर ख़वातीन का रश खासा कम था क्योंकि रस्म का एहतमाम बाहर सब्ज़ाज़ार पर किया गया था। यहाँ लाउंज तक भी मेहमानों के शोर की दबी दबी आवाज़ें आ रही थीं। मैंने हमेशा खुद को आम लड़कियों से ऊंचा समझा, हमेशा खुद की इज्जत की और दूसरों से करवाई। मैं आम लड़कियों की तरह नहीं हूँ। मैं गलत जगह पर कई गलत बात को और गलत बात करने वालों को रोक सकती हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर मुझे लफ्ज़ों की ठोकरों से सब कुछ उड़ाना आता है तो मैं एक आम दब्बू और अंधी बहरी लड़की से कदरे मुख्तलिफ भी हूँ। मैं डिग्निफाइड हूँ, काबिल इज़्ज़त। किसी को भी मेरी बेइज्जती करने का कोई हक़ नहीं। और यकीन करें कानिता, मैंने कभी किसी को खुद पर बोलने नहीं दिया। लोग अगर कोई नाजेबा बात कर भी जाते हैं तो मैंने उसी वक्त रोक देती हूँ। मगर आज, उसने गीली सांस अंदर को खींची। कानिता नरमी से उसे देख रही थी। आज उसने मुझसे कहा कि हर किसी से बात नहीं की जाती, हर कोई बात से समझने वाला नहीं होता। वो इतनी जल्दी समझ गया और मैं सारी ज़िंदगी से इसी ज़ोम में हूँ कि मैं अपने लफ्ज़ों से कुछ भी कर सक मैं सारी ज़िंदगी से इसी ज़ोम में हूँ कि मैं अपने लफ्ज़ों से कुछ भी कर सकती हूँ, किसी को भी रोक सकती हूँ, किसी को भी उसके अंजाम तक पहुँचा सकती हूँ। मगर मैं गलत थी कानिता, मैं तो एक कमज़ोर सी लड़की हूँ। आज जब नफीस ने मुझसे बदतमीज़ी की तो मैं उसे नहीं रोक पाई, और अगर वली ना आता तो पता नहीं। उसकी आवाज़ आखिर में खौफ से कंपी तो कानिता ने नरमी से उसका हाथ दबाया। वो कभी तनहा नहीं करेगा तुम्हें, डरो नहीं, खौफज़दा मत हो। तुम अब भी एक बहादुर और हक बात करने वाली लड़की हो। तुमने जो उस लड़के से कहा तो ये भी हिम्मत थी तुम्हारी। बाज़ लड़कियां तो इतना भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाती। तुमने उसकी आंखों में आंखें डालकर उसकी बातों का जवाब दिया। बहुत अच्छा किया। हम औरतें, हमारे पास इन लफ्ज़ों के अलावा और है क्या अमल? हमारे पास हमारी आवाज़ है, हमारे अल्फाज है, हमारा वक़ार है। हम अगर हाथ से मुकाबला नहीं कर सकती तो क्या ये हमारे मर्द किस लिए हैं? ये मुकाबला करेंगे हमारे लिए हाथों से। मगर हम अपनी ज़ुबानों से मुकाबला करती हैं, अपने दलाइल से, अपने तरीक़ेकार से। और तुम इसे हल्का मत लो अमल। अदालतों में लोगों के सामने खड़े होकर जब हम जैसी मजबूत औरतें दलाइल देती हैं ना, तो बड़े बड़े मुजरिम सिर्फ हमारी आवाज़ की वजह से सूली पर चढ़ते हैं। इब्ने सफ़ी कहा करते थे कि औरत ताकतवर होती है, इतनी ताकतवर कि मर्द पैदा करती है। कानिता के नर्म मगर मजबूत लफ्ज़ों ने बिखरती सी अमल की ढारस बंधाई थी। उसका दिल जो खौफ से सिकुड़ रहा था यकदम शांत हुआ। वली मुझसे नाराज़ होगा कानिता, कुछ देर बाद उसने कहा तो वो मुस्कुराई। तुम्हारी कोई गलती नहीं, फिर क्यों नाराज़ होगा वो तुमसे? वो ऐसे बिला वजह नाराज़ नहीं होता, तुम परेशान मत हो। मगर फिर भी मुझे पता नहीं क्यों वो बहुत अजीब सा लग रहा है कुछ दिनों से। अजीब सा खामोश, बहुत भयानक सी खामोशी है उसकी, जैसे बस हर पल दिमाग में जमा तफरीक कर रहा हो, हर वक्त अपने अहदाफ तय कर रहा हो, बस हर वक्त बेसकूनी की हालत में हो। यूनिवर्सिटी से आने के बाद वो ठीक हो गया, मगर अब वो फिर से वैसा ही बनता जा रहा है, पहले जैसा जैसा पहले था। मुझे अब खौफ आ रहा है उससे। कानिता ने उसकी बात पर आहिस्ता से सर हिलाया। ये सब तो उसे भी बहुत वक्त से महसूस हो रहा था। मुझे भी ठीक नहीं लग रहा वो काफ़ी दिनों से। खैर, हम क्या कर सकते हैं सिवाय दुआ के? पूछो तो कुछ बताता भी नहीं, सब कुछ अंदर ही अंदर पाल कर रखा है। अल्लाह बस हिफाजत करे उसकी।
कानिता ने कहकर उसका हाथ थपथपाया और फिर नरमी से छोड़ दिया। परेशान मत हो, अल्लाह सब बेहतर करने वाला। उनकी तसल्ली पर उसने गहरा सांस लिया और फिर साथ बैठे जैन के बालों में हाथ फेरा। उसी पल बाहर से अजीब अफरा तफरी की आवाज़ें आई तो दोनों ने बैक वक्त पलट कर बाहर देखा। बाहर तेजी से बौछार बरसने लगी थी। लोग अब अंदर की जानिब भाग कर आ रहे थे। सारी रात उसने किस तरह गुजारी कुछ याद ना पड़ता था। पहले वो उसे अस्पताल लेकर गया और फिर उसने पुलिस को कॉल की। सुरंग के आसपास अब बहुत से एहलकार खड़े जांच पड़ताल कर रहे थे। क्राइम सीन पर पुलिस के अलावा किसी को भी दाखिले की इजाज़त ना थी। पहले करम की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और फिर सारी कार्रवाई के बाद उसे उसके घर भेज दिया गया। वली जानता था कि उस सारी तगोदो का कोई फायदा नहीं। हाशिम के एक कॉल पर पुलिस को पीछे हटना पड़ेगा और फिर करम का केस फाइलों में बंद करके शेल्फ के सबसे पिछले खाने में रख दिया जाएगा। 2-3 दिन बाद करम किसी को याद भी नहीं होगा और दुनिया एक बार फिर से अपना कारवां जारी रखेगी। 2 दिनों की मुसलसल बेख्वाबी और फिर अपनी आंखों के सामने करम के गरम से वजूद को ठंडा पड़ता देखना उसे फिर से वहीं धकेल गया जहां से उसने अपना सफ़र शुरू किया था। सब कुछ वहीं चला गया, उसी तारीख कबाड़ खाने के आसपास। सरदार बाबा को उसने फ़ोन करके कह दिया कि वो 2 दिन तक घर नहीं आ पाएगा किसी ज़रूरी काम की वजह से, और उसके लहजे में ऐसा कुछ था कि ज़मान ने मज़ीद उसे कुरेदना मुनासिब ना समझा। करम को जब गुसल देकर सेहन में बिछी चारपाई पर लाकर रखा गया तो सारा गांव उसके माँ बाप की दिलदोज़ चीखों से गूंज उठा। हर एक की आंख अश्कबार थी, हर एक के दिल से आहें निकल रही थी। सब ऐसे अंजाम से पनाह तलब कर रहे थे, मगर वली वो उन सबको खाली खाली नज़रों से देखे गया। दिल इतना वीरान था कि हद नहीं, कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। सब कुछ एक बार फिर राख का ढेर बनता जा रहा था। जनाजा उठाने का वक्त आया तो उसने कंधा दिया और फिर मुसलसल कब्रिस्तान तक उसने किसी को भी अपनी जगह कंधा नहीं देने दिया। करम का बाप पीछे पीछे रोता हुआ आ रहा था। उसमें इतनी सकत नहीं थी कि अपने जवान बेटे का जनाजा उन नातवा कंधों पर उठा सकता। सारे रास्ते लोग उसकी आहो बका से लरसते रहे, क्योंकि ना तो किसी के पास वो लफ्ज़ थे जिनसे उनकी तसल्ली होती और ना ही ऐसा दिल कि उस बूढ़े बाप के आंसू बर्दाश्त किए जाते। कब्रिस्तान पहुंचकर उसे लहद में उतारते उसने एक आखिरी बार उस नौउम्र पुरकशिश लड़के का चेहरा देखा और फिर उसे अंदर उतार दिया। कब्र पर मिट्टी डालने के बाद लोग आहिस्ता आहिस्ता छटने लगे। वो खामोशी से उसकी कब्र को देखेगा। उसकी आंखें गुलाबी थीं और चेहरा स्पाट सर्द सा। चंद पल वो उस दिन चढ़ी दोपहर में उसकी ताज़ा कब्र को देखे गया और फिर उससे एक वादा लेता पलट आया, तुम देखना करम मैं उनका क्या हाल करता हूँ। गाड़ी हवेली की जानिब दौड़ाते वो मुस्तकिल एक ही बात दोहराए जा रहा था। वली अहमद कहीं से भी नॉर्मल नहीं लग रहा था उस दिन, हरगिज़ भी नहीं। वो हवेली में दाखिल हुआ तो दोपहर की मखसूस चहल पहल थी। 2 दिन वो घर से बाहर रहा तो उसे अंदाज़ा नहीं हुआ कि जितने वक्त वो बाहर रहा इन्हीं दिनों मेहंदी और बारात थी जो उसकी गैर मौजूदगी में गुजर चुकी थी, और अब एक दिन के वक्फे के बाद शायद वलीमा रखा गया था। उसका दिमाग इतना थका हुआ था और सर इतना दुख रहा था कि कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि तारीख क्या थी और क्या दिन था। सबसे पहले बीजान की नज़र उस पर पड़ी तो वो उस तरफ आई। काम हो गया तुम्हारा? जी बीजान, उसने बमुश्किल कहा तो आवाज़ बैठी हुई थी। 2 दिन की मुसलसल खामोशी से उसका गला अजीब सा हो रहा था, मगर कुछ था जो बीजान को ठिठका गया। उन्होंने उसके चेहरे पर हाथ फेरा और फिर बेयकीनी से उसे देखा। इतना तेज़ बुखार वली, तुम्हारी तबीयत इतनी ख़राब है और तुम बाहर काम कर रहे थे? खुदाया, बैठो इधर आकर, आओ इधर। वो मना करना चाह रहा था मगर फिर भी बीजान उसे हाथ से पकड़कर लाउंज में ले आए। उसी पल ज़मान ज़ीनों से उतरते नजर आए। अमल भी उनके साथ ही थी। वली को देखकर चौंक गई। ज़मान ज़रा देखें इसे कितना शदीद बुखार हो रहा है, अपना जो ज़रा ख्याल कर ले ये लड़का। नूरा जा वली के लिए खाना लगा, पता नहीं कब से खाना भी नहीं खाया इसने। ज़मान भी परेशानी से उसके साथ आ बैठे और अब बार बार उसकी पेशानी पर अपने हाथ की पुष्ट रख कर चेक कर रहे थे। इतना बुखार कैसे हो गया वली, कहाँ पर थे तुम? उनकी परेशान सी आवाज़ पर उसने नफ़ी में सर हिलाया। ठीक हूँ सरदार बाबा, बस हल्का सा बुखार है। हल्का सा? बीजान ने खफगी से उसे टोका तो अब के वो बिल्कुल खामोश सा होकर बैठ गया। अमल का दिल भी एकदम से परेशान हुआ, मगर अभी उसके सामने ऐसे जाना। उसने धड़कते दिल से जीने अबूर किए और फिर लाउंज में चली आई। एक नज़र उसे देखा और फिर किचन में मुड़ गई। दुल्हनों के घर से आया ढेरों ढेर नाश्ता अब तक वैसे पड़ा था, मगर नूरा वली के लिए ताज़ा खाना निकाल रही थी। उसने भी आगे बढ़कर उसका हाथ बटाया।
खाना खाओ और दवाई लेकर अपने कमरे में आराम करो जाकर। खबरदार, जो अब किसी भी काम के लिए बाहर निकले तुम तो। सरदार बाबा उस पर बरहम नहीं होते थे, मगर अभी उसकी ऐसी लापरवाही पर उनका गुस्सा सवा नेज़े पर जा पहुंचा। मैं ठीक हूँ सरदार बाबा, बस ये वली अहमद, जो मैंने कह दिया वो तुमने सुन लिया। और फिर वली ने आगे से कुछ भी नहीं कहा, खामोशी से हाथ धोए, खाना जहर मार किया और फिर अपने कमरे में आकर बिस्तर पर चित लेट गया। आंखें मूंदी मगर फिर घबरा कर खोल दी। हर जानिब करम की आवाज़ गूंज रही थी, हर तरफ उसके रोने की आवाज़ें थी। उसका खून में लथपथ जिस्म, बरसती बारिश, ठंडे गोश्त की बू। वो बेइख्तियार बिस्तर से उठ बैठा। उसका सांस ऊपर नीचे था और दिल करवटें बदल रहा था। उसने सर दोनों हाथों में गिरा लिया। चंद पल वैसे ही बैठा रहा, फिर सांस लेकर बिस्तर पर लेट गया। सुर्ख निस्वारी आंखें अब फिर से छत को तक रही थी।